तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं इंडिया के मोस्ट टैटूड पर्सन। इनकी बॉडी पे 400 प्लस टैटूज हैं। हमारे साथ है सिद्धार्थ भाई। हेलो। ऑल द वे फ्रॉम नजफगढ़। और ये हैं इंडिया के मोस्ट टैटूड पर्सन। और जैसा कि आप देख ही रहे हो इनका सुंदर शरीर पूरा टैटू से ढका हुआ है, फेस तक पे टैटूज हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके बालों के नीचे भी टैटू है और इनके मुंह के अंदर भी टैटू है। बेसिकली भाई की 97% ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद टैटू, है ना। अभी भाई अब पॉडकास्ट के एंड में ना अपनी टी शर्ट भी उतार के दिखाएंगे, अंदर भी फुल कवर्ड है। हमने तो देख ही लिया है, आप भी देख सकते हो, लेकिन एंड में तो तुमने कौन सा हिस्सा छोड़ा है वही बॉडी का जहाँ पे टैटू? अभी मोस्टली लाइक ये साइड फेस है जो कि आपको दिख रहा है, और फीट के नीचे भी मैंने टैटू कराए थे, बट वो स्टे नहीं करते क्योंकि हाँ, बट वो काउंट होंगे क्योंकि हल्की हल्की इंक है उसमें। और आप ही कह सकते हो 3% बचा हुआ है। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ये भी मैं इंक करा सकता हूँ, पॉसिबल है, बट मे बी इन फ्यूचर। अभी मेरे पुराने सेशंस है तो उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को खुद ही दिख जाएगी। भाई थोड़ा पीछे आते हैं इसकी, आपकी थोड़ी सी स्टोरी बताओ, बैकग्राउंड, कहाँ से टैटू में इंटरेस्ट आया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, सब बताओ। मैंने पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत डम था, ठीक है, पर ड्राइंग में थोड़ा बहुत ठीक था। तो मैंने सिर्फ 10th ही कर रखी है, और पढ़ाई में तो लगा लो बिल्कुल अच्छा ही था, मुझे कंप्लीट आती थी पेरेंट्स को लेके, और वो परेशान रहते थे। तो 10th में जैसे ही हुआ फिर मैं उसके बाद स्कूल से निकल गया, और देन उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि तुझे पढ़ाई की वैल्यू नहीं है तो तू मेरे साथ काम लग जा या कहीं जॉब कर ले। तो स्टार्टिंग में मैंने ना बीपीओ वगैरह में जॉब करी है, कॉलिंग वाली। अच्छा। तो वहाँ पे ना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था, पैसे तो दे रहे हैं बट आपको सुना के दे रहे हैं। तो फिर वहाँ से छोड़ा, फिर 2-3 दिन और बीपीओ में करा, फिर एक ग्रोसरी शॉप में भी मैंने काम किया। तो वहाँ ना मज़ा नहीं आ रहा था, तो छोड़े जा रहा था, और घर वाले भी सीरियसली थोड़ा बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत प्रीशियस होते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है कैसे क्या होगा। तो फिर पापा ने बोला कि तू ऐसे तो मानेगा नहीं, तो तू मेरे साथ रेडी वगैरह, मेरे पापा ना स्टॉल लगाते थे उस टाइम पे। किस चीज़ की स्टॉल? जैसे पराठे वगैरह, या रोड साइड पे आप देखते होगे चावल वगैरह बेचते हैं, तो वो उस चीज़ का स्टॉल लगा देते। तो मेरे डैड कहते थे कि चल तू मेरे साथ कर ले और तू दिन के 100 रुपये ले लियो, काम अपना ही काम है और साथ में करता भी रहियो। तो मैंने कहा ठीक है, और लाइफ की वैल्यू भी समझ जाएगा ये बोला। तो मैं 1.5 क्विंटल की रेडी खींचता था डेली का, क्योंकि सामान होता था और कम से कम 2-3 किलोमीटर जाना होता था, तो थोड़ी सी शर्म भी आती थी और अजीब लगता था। बॉडी पे एक भी टैटू नहीं थे? थोड़े बहुत कह सकते हो कि हाँ, बट इतने नहीं थे उस टाइम पे, जस्ट ऐसे मैंने दूसरे लोगों को देख के करवाया था। और वो भी तेरी बॉडी पे कवर्ड थे या दिखते थे उस टाइम? नहीं, कवर्ड थे। तो एक होता है कि जब मैं वहाँ पे बर्तन वगैरह धोता था और काम वाम करता था, तो मैंने अपने डैड से बहुत कुछ सीखा लाइफ में। मेरे को लगता है कि अगर लाइफ में सीखने वाला बंदा हो ना, तो पेरेंट्स अच्छा टीचर कोई नहीं है, क्योंकि वही साथ में रहते हैं। तो मैं काम करता रहा, फिर उसके बीच में ना मुझे फील हुआ कि नहीं, तू इसके लिए नहीं बना। ऐसे नहीं कि शर्म। तो कभी कभार जब बहुत धूप होती थी, तो जब मैं लेके आता था रेडी, तो मैं रोता था रास्ते में कि मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें। फिर धीरे धीरे करके ना 2017 में मैंने फर्स्ट इवेंट अटेंड किया टैटू का। और उससे पहले मैंने जैसे कि उस बिटवीन मैंने टैटू कराए थे रैंडमली, बट मेरे को ना इंटरेस्ट था चीज़ों में घुसने का कि ये कैसे होता है या ये कितनी और चीज़ें बेस्ट हो सकती है। तो मुझे ना कुछ लोगों ने गाइड करा। कहते हैं ना, जब सीखने का जज्बा होता है तो आपको चीज़ें खुलने लग जाती है, बट वो मैटर करता है आपके ऊपर। तो फिर इवेंट अटेंड किया सबसे पहले 2017 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में टैटू इवेंट होता है, ठीक है। तो बाहर देश से बहुत लोग आते हैं, मतलब 100-200 आर्टिस्ट आते हैं और देखने के लिए मिलता है, कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैंने लोगों को देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ना एक होता है कि आप सिर्फ नेट पे देख रहे हो, एक होता है आप रियलिटी में देख रहे हो। मैंने कहा यार ये कैसे टैटूज है, ऐसे भी टैटूज होते हैं, जो कि आज लोग मेरे को देख के शॉक्ड होते हैं। हाँ। तो क्या हुआ कि फिर मेरे को ना उस दिन तो नींद ही नहीं आई रात को, जिस दिन मैं फेस्टिवल से आया। मैंने कहा यार शौक तो है देखो, और तुझे अच्छा भी लगता है, और तेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है। मुझे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पता चल चुकी थी। तो फिर उस टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को करना है, ठीक है। तो वो सबसे पहला फेज था मेरे इवेंट पे जाने का और वहाँ से मोटिवेशन लेने का। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर वहाँ से लेके अभी तक 2017 से कंटिन्यू मेरे सेशन चल रहे हैं और अभी तक नहीं रुका हुआ। टैटू बनवाए जा रहे हो? टैटू बनवाने का मतलब जैसे कि ये स्लीव है फॉर सपोज, ठीक है। अब मैं एक बंदे की साइड से पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो यहाँ कहेगा क्या करवा लेगा इस पर, कॉमन सा। बट ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे भी कुछ बन सकता है। अब वो मेरे ऊपर है। एज ए टैटू कलेक्टर पर्सपेक्टिव देखो तो बहुत जगह ऐसी है जो मैं और अच्छा बना सकता हूँ। स्ट्रक्चर रेडी हो गया, अवार्ड्स मिल गए, बट वो सब पुराने हैं। अब मैं नया क्या करूँगा?
तो नए में मेरे जो सेशंस है उनको और कितना फाइन कर सकता हूँ और कितना बेस्ट बना सकता हूँ, वो मुझे करना है। तो ये टैटूज जो है आपकी, ये आप ही की चॉइस है कि मुझे ये बनवाना है या किसी और की चॉइस देखो रहती है? कॉन्सेप्ट मेरा है कि मेरे को ये चाहिए, फिर मैंने आर्टिस्ट वगैरह की प्रोफाइल वगैरह सर्च करी, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी सीखा है, बट अब मैं मोस्टली मॉडलिंग वगैरह ही करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि जैसे फॉर सपोज कोई कलर टैटूज करता है और आप उसके पास जाके कहोगे कि भाई तुम मंडाला बना दे मंडाला या क्या होता है ज्योमेट्रिक bro? बना दे, जैसे पैटर्न होता है ना फ्लावर वगैरह या स्केची वर्क होते हैं, इनको क्या कहते हैं? मंडाला। मंडाला मतलब आर्ट स्टाइल बहुत सारे हैं, टैटू के भी बहुत सारे आर्ट स्टाइल है, जैसे कि स्टाइल बताओ हमारी ऑडियंस जैसे कि मंडाला हो गया, और जैसे ये वाला जो स्टाइल वर्क है ना, ये ट्रेडिशनल ये कालीमा है, और ये नेपाल के बंदे ने किया है, ये नीचे कवर अप था, और ये वाले दिल्ली के बंदे ने किया है, तो ये उनका हैंड है, तो ये भी एक आर्ट स्टाइल है। और ये जो आर्ट स्टाइल है वो है रियलिस्टिक, ठीक है, ये माइक्रो डिटेलिंग है, ये देख रहे हो। और ये वाला है रेड एंड ग्रे वाला स्टाइल, ये सम कलर स्टाइल है। और कुछ लोगों को हैचिंग पसंद होती है, मतलब मैंने 30 से 40 जो लोग हैं उनके जो आर्ट वर्क्स हैं जो वो चीज़ों में बेस्ट है, जैसे फॉर सपोज कोई आर्टिस्ट अच्छे कलर टैटूज बनाता है, तो मैंने कॉन्सेप्ट लेके गया मुझे नन करानी है आपके स्टाइल से, तो मैंने ये चीज़ें कलेक्ट करी, क्योंकि आर्टिस्ट उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ना, क्योंकि देखो पैसे कमाने के लिए तो हर कोई कर देता है, बट आप उसके पीछे रिसर्च करके जाओगे, सामने वाले बंदे को फ्रीडम दोगे, तो एक तो कनेक्शन बनेगा, उल्टे से आपको वो आर्ट मिलेगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। एज ए टैटू कलेक्टर बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आप अपनी बॉडी पे आर्ट कलेक्ट कर रहे हो आर्टिस्ट की। डिफरेंट सारे अलग अलग है, जो तुझे खुशी देती है कि हाँ ये कह सकते हो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, मुझे बहुत खुशी मिलती है इसको अपने आप को थोड़ा हर बार हर मन चेंज करता हुआ देखते हुए, हर दिन जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ वो चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो टैटूज का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, कुछ पर्टिकुलर टैटूज का सिग्निफिकेंस मेरे लिए तो देखो ये एज अ मूवमेंट कलेक्ट है, जो मैं भी मूवमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सब यही रह जाना है, क्योंकि आफ्टर कोविड भी ना मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। देखो कल तो है नहीं, बहुत लोगों के सपने हैं, बहुत लोगों के कल करना है, ये करना है, वो करना है, तो जो हम लोग जो मूवमेंट कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये रियलिटी है, जो अभी मैं आया वो पुराना हो गया है, जो मेरा आने वाला है वो मुझे पता नहीं है, तो ये जो रियलिटी है अगर मैं इसको कलेक्ट करता हूँ तो कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं इस चीज़ से ना उसको कम कर सकता हूँ, ख़त्म नहीं कर सकता, कम कर सकता हूँ, तो वो मूवमेंट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, और वो मूवमेंट मुझे कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है टैटूज के साथ भी। तो आपको टैटू देख के करते हो आप वो मोमेंट? हाँ, क्योंकि मेरे हर मूवमेंट अलग अलग जुड़ी हुई है, हर आर्टिस्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, और मैं ऑफेंड नहीं करता कि फ्रेंड वगैरह मत बनाओ, मैंने 30 से 40 लोग जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं उनको सारे लोगों को मैंने टीचर्स बनाया हुआ है, और हमेशा मेरी एक बाउंड्रीज होती है टीचर की, तो मैं हमेशा जब भी जाता हूँ उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। क्या सीखे भाई? कुछ मतलब बताओ मैंने ये यार। सीखा कि हम्बलनेस, ठीक है, और कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि आप बेस्ट हो, ठीक है, बट आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आप अभी क्या हो और कल क्या हो, आपको हर दिन इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है, कल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं करनी, ठीक है। अगर किसी के साथ इंसिडेंट हो रहा है कोई चीज़ का, उसके साथ कुछ चीज़ हुआ, तो आप उसको कैसे ले रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, तो मैं ये सब चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि हर किसी के बाद ना एक ओन एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, और अभी भी चली रही है कंटिन्यू। और भाई दोस्त क्यों नहीं है आपके? दोस्त एक्चुअली क्या थे कि जब मैं इन बिगनिंग जब मैंने टैटूज वगैरह स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत लोगों ने ताने मारे कि तेरे को स्किन कैंसर हो जाएगा, तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि जो टैटूज नहीं कराते क्या उनको स्किन कैंसर नहीं होता, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? अगर अपना शौक करने से कुछ हो भी जाए तो एक दिल में ना कोने में कभी मलाल नहीं होगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हर किसी एथलीट के लिए बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर, वैसे तो बॉडी बिल्डर मतलब पोजिंग वगैरह भी शुरू कर रहा है, उसके लिए भी कर रहा हूँ, तो वो लोग भी बहुत कुछ करते हैं, या हर एक उस बंदे को बोल रहा हूँ जिसने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, वो एक स्टेज पे जाता है जब होता है कि अच्छा और बुरा भी हो सकता है, राइट, तो ठीक है, एक्सेप्टेंस है, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेंस है, क्योंकि लाइफ के दो फेजेस होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। टैटूज के कॉन्स क्या है, मतलब इससे? टैटूज के कौन सी कह सकते हो कि इन्फेक्शन, फेसेस मैंने बहुत सारे करे हुए हैं, बट वो इन्फेक्शन हुए आपको? तो मैं अपना ना लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि आज मुझे वो मोटिवेशन देता है, ठीक है। मेरा बैक पीस जो है ना, वो मेरा ड्रीम था कि 4-5 लोग मिलके करेंगे, तो मैंने नेपाल में ना जब एक दिन मैं इवेंट में गया था 2019 में, तो मैंने बोला था वहाँ के आर्टिस्ट लोगों को अप्रोच करी थी कि आपको करना हो ना तो मेरे बैक पे टैटू कर देना, कॉन्सेप्ट आपका होगा, क्योंकि आप लोगों का आर्ट फॉर्म एक्सेप्ट करना चाहता हूँ जो आप बनाना चाहो। तो क्या सीन हुआ कि यहाँ पे फेस्टिवल हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल हुआ तो वहाँ के लोग यहाँ आए, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या करा कि एक आर्टिस्ट को अप्रोच किया ये वाला टैटू के लिए, मैंने सोचा कि इवेंट पे जा रहे तो यार कुछ प्रिपरेशन करके जाते हैं, कुछ बनवा के जाते कि लोग शॉक्ड हो, ठीक है। तो मैंने एक आर्टिस्ट को अप्रोच किया,
देन उनसे बोला कि एक नया टैटू करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं जो कि लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो ना, अगर आपके पास कोई न्यू चीज़ नहीं है ना तो आपका वो वेस्ट है, आपका जाना वेस्ट है। तो मैंने टैटू करवाया इवेंट से 10 दिन पहले कि हील भी हो जाएगा। तो ये 24 घंटे लगे इसको बनाने में टोटली, ठीक है। 24 आवर का सेशन था जिसमें से 3 घंटे का ब्रेक था, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कराया, उसके बाद मेरे को 3-4 दिन का ना ब्रेक लगना था कि वॉकिंग करते हैं ना तो प्रेशर पड़ता है, तो इसमें होगा इन्फेक्शन। और पता है ये हर फील्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी फील्ड का बंदा हो, उसको लगता है कि वो कर लेगा मैनेज, अगर वो कर रहा है तो कुछ टाइम से। पर ये ना लेसन है लाइफ का। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा इन्फेक्शन है, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह ले लूँगा, क्योंकि मैंने और भी नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह फेस आउट किए हुए हैं। ये बढ़ गया, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसमें पस भर गई, अंदर से चीज़ें दिखनी शुरू हो गई और मैं बेड से उठ नहीं पा रहा। और मैंने आर्टिस्ट से डिस्कस करा, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है, तो वो भी परेशान हो गए। अब मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो डॉक्टर मुझे सुनाएगा, फैमिली के पास जाऊँगा तो वो मुझे सुनाएगी। कमरे में रोता रहा मैं 2-3 दिन। फिर मैंने एक जो टैटू आर्टिस्ट था, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो, मुझे लेके जा सकते हो, क्योंकि मैं जा नहीं सकता। डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचा उसने मुझे बहुत सुनाई, पहले तो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ। उसने कहा तुम अपना शरीर खराब करा रहे हो, सब वेस्ट है, इतने अच्छे हो, ये वो सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव है। उसने बोला कि तुम 1 महीने तक कुछ मत कराना, वरना तुम्हारी बॉडी हील नहीं करेगी। जैसे चोट लगती है तो अगर दूसरी जगह कराओगे तो वो हील नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं कराऊंगा। अब आगे इवेंट, 10 दिन बाद आ गए इवेंट। अब मेरे को नहीं पता था कि वो टैटू करेंगे, मुझे सही में नहीं पता था। तो वो लोग मेरे पास आए, नेपाली आर्टिस्ट, उन्होंने मुझसे बोला सीधा तुम्हारा बैक पीस करता। उनको नहीं पता कि मेरा वो है, और नवंबर की ठंड थी उस टाइम पे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा अगर मेरे को कुछ हो भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, बेड पे अपना शौक करते हुए तो मरेगा तू। ये मैंने सोचा मन में। अरे भाई। मैंने कहा अगर तू नहीं कर पाएगा ना तो ज़िंदगी में रिग्रेट करेगा, ठीक है। तो मैं गया पहले उन आर्टिस्ट के पास जो सीनियर थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनके पैर वैर पड़ के मैंने बोला प्लीज़ मुझे बनवा दे दो, प्लीज़ मुझे बनवा दो, जो भी होगा मैं फेस कर लूँगा। तो यहाँ पे ना मैंने पैड लगा रखा था, अंडर पैड आता है एक, जो प्लाज्मा ऑब्जर्व करा था, तो दिखाते तो वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। तो मैं बेड पे लेट गया, मेरे बम्स पूरा नंगा था, मैं आगे ढक रखा था और ठंड थी और मैं कहाँ पर रहा था। 4 घंटे टैटू करने के बाद आर्टिस्ट लोगों ने बोला कि अब तुम्हारी बॉडी बहुत शिवरिंग करी, क्योंकि मेरे को यहाँ भी पेन हो रहा था और बैक पे 3-4 लोग लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ इनफ है, इतना रहने दो, बाकी अगली बार करेंगे तुम्हारा, ठीक है। पहला सेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तो ये वाली चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है ना। खुशी हुई, पेन भी हुआ, बट जब मेरे को लगा ना कि जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है ना वो हर दर्द को मार देती है, ये लाइफ का लॉजिक है। फिर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया, उसके बीच में भी मैंने टैटूज वगैरह कराए। अब आ गया 2021, लॉकडाउन खुला ही था। तो मैंने उन्हीं आर्टिस्टों से बात करी, नेपाल के लोगों से। तो मैंने बोला उनसे कि यार प्लीज़ मेरा बैक पीस कंप्लीट कर दो, सब कुछ तो हो गया पे आउट्स वगैरह। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ। उस टाइम लॉकडाउन खुला ही था। मैंने कहा मैं भागूंगा। तो अब उनको क्या पता कि बॉर्डर पे क्या सीन चल रहा है भाई। तो उन्होंने क्या किया कि बुला लिया मुझे। मैं बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचा, बॉर्डर वाले कह रहे क्या इंडियंस आर नॉट अलाउड। अच्छा भाई मैं रुकने लग गया वहाँ पे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई यार। मैंने बहुत देर तक उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं 1-1.5 घंटा खड़ा रहा। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं वापस, अगर मैं गलती से गया, मैंने कहा मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगा कि तू गया कि। मैंने कहा शाम तक वेट करूँगा। तो वहाँ पे ना टैक्सी वगैरह वाले लोग आते हैं, जैसे टैक्सी वगैरह होती है ना बॉर्डर वगैरह पे जाने के लिए। तो उन्हें रोता हुआ मुझे देखा, तो उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा प्लीज़ भैया जाओ यार, दिमाग मत खराब करो, वैसे इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम आ रहे हो। कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा मेरे को जाना है, लोग जाने नहीं दे रहे। कह रहा है अभी दिक्कत चल रही है तो नहीं जाने दे रहे। कह रहा मैं करवा दूंगा तुम्हें, पार करवा दूंगा बॉर्डर तुम्हें। तो क्या हुआ। मैंने कहा सोचा, मैंने कहा यार कोई पकड़ वकड़ न ले, बहुत फटती है। तो वो थोड़ी देर में आया, 1-1.5 घंटे में आया, कह रहा मैं भी आ रहा हूँ। तो उसने बोला 4,000 रुपये लगेंगे नेपाली, और मेरे टोटल थे 10,000 रुपये, मतलब 2500 समथिंग लगे। मैंने कहा चलो करा दो यार, पार ही तो कर लूँगा बॉर्डर। फिर उसके बाद जैसे बॉर्डर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा टैक्सी करनी पड़ेगी भाई 10,000 रुपये की। मैंने कहा इतने पैसे नहीं। मैं उनके सामने रोने लग गया, और वाकई में रोना आ रहा था कि यार इतनी दूर से आया हूँ, नेपाल के बॉर्डर पहुँच गया हो और अब ऐसा सीन हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने हाथ वाथ जोड़े उनसे। उन्होंने कहा मैं तुझे एक बस करवा रहा हूँ, अगर तुझे आगे पकड़ लेंगे तो तू वापस आ जाइए, मैं तेरे दोबारा करा दूँगा। और उन्होंने मुझे पता सीट कौन सी थी, जो ड्राइवर के पीछे इतनी छोटी सी सीट होती है ना, जहाँ इंजन होता है, वहाँ बैठाया मुझे और कहा कि तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी, बोलोगे तो पकड़े जाओगे। 16-17 जगह चेकिंग चल रही थी तगड़ी वाली। भाई मैं डरा पड़ा, मैं कार्टन के पीछे छुपा पड़ा। मैंने कहा जैसे जैसे मैं पहुंच जाऊँ, पूरे रास्ते नींद नहीं आई, फ़ोन के नेटवर्क्स बंद हो गए, पैसे थे ही नहीं और परेशान था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो 4 घंटे पहले वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बस रोक लेते हैं।
मैंने कहा भाई अब फंसा, मैंने सॉल्व वॉल ओढ़ी, मैंने कहा मैं जैसे कर लूँगा। हाँ। तो भाई मैं जैसे वहाँ पहुँचा, वहाँ पे मेरा जिसके पिछले बार में होटल में रुका था, जैसे मैंने इवेंट में बताया, तो भाई मैं वहाँ पहुँचा, उसने मुझे बोला कि 3 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है। मैंने कहा भाई 3 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला है। मैंने तो आर्टिस्ट वगैरह से डिस्कस भी नहीं किया प्रॉपर्ली कितने दिन में होगा। फिर मैं आर्टिस्ट वगैरह से पहुँचा, उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की, उन्होंने एक दिन में अगले दिन बैक पीस मेरा ख़त्म किया। तो मैंने सोचा जिस बस में मैं आया था उस बस में दोबारा चले जाऊँगा तो सेफ़ रहता है। तो उसने बोला कि नंबर वगैरह ले लो मेरा और बैठ जाना। तो मैं सुबह पहुँच गया वहाँ पे भाई कि 8 बजे पहुँच जाऊँगा। अब भाई वहाँ जैसे ही पहुँचा, बस जानी थी रात को। अब मैंने कहा मैं क्या करूँगा, तो मैंने वहाँ पूरा सर्च किया। मैंने कहा नहीं सिद्धार्थ मत रुक, अगर लॉकडाउन लगी तो तेरे पे तो पैसे भी नहीं है कुछ है। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने एक बंदे से बोला कि मेरे को वहाँ जाना है, सिनौली बॉर्डर है नेपाल का, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। और मैंने बैक पीस पे बम्स पे टैटू करा रखे थे। 30 घंटे का ट्रैवल था और पूरा प्लाज्मा जो होता है ना, जो टैटू से निकलता है, वो चिपक रहा था। मुझे 30 घंटे का ट्रैवल करना था। तो जैसे उसने बैठाया मुझे, और उसने मुझे झूठ बोल के बैठा लिया। उसने मुझे 2-3 किलोमीटर पहले उतार दिया बॉर्डर से पहले। मैंने कहा फिर भी मैं जाऊँगा, मैंने कहा फिर पैदल निकलूँगा। सामान था, लगेज था, बैक पीस में दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या सीन हुआ कि जैसे ही मैं बॉर्डर पहुँचता हूँ, वहाँ पता चलता है कि सुबह की बस है। मैंने कहा मैं पैदल जाऊँगा, मैंने कहा मैं फिर भी पैदल जाऊँगा। फिर बाई चांस बाय लक एक बस रुकी पड़ी थी किसी बंदे के लिए, और वो ये गोरखपुर के रेलवे स्टेशन। तो मैंने कहा चलो यार वहाँ जाके कर लूँगा, कोई वॉल्वो वगैरह बस कर लूँगा और लेट के जाऊँगा। भाई वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ, वहाँ बसेज ही नहीं थी, और वहाँ सारी बसेस खटारा वाली थी, जो बहुत गंदी हालत थी, इसमें स्मेल आ रही थी वॉमिटिंग वगैरह वाला। अब भाई इसमें मेरे को सीट तो दे दी, अब मैं बैठूँ कैसे, मेरे हो रहा बम्स में दर्द, क्योंकि सारा कुछ पपड़ी जम गई और वो चुभ रही थी मेरे को। और कम से कम मुझे 17-18 घंटे का ट्रैवल और करना था इतने लंबे ट्रैवल के बाद। तो मैं पूरे रास्ते ना ऐसे बैठ के आता था, उल्टा लेटता था, इरिटेशन होती थी, बहुत कुछ होता था। तो जैसे ही मैं इंडिया पहुंचा ना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ इंसिडेंट हो गया और 40 किलोमीटर दोबारा बस दूर दूर से घूम के गई। तो मेरा बढ़ गया ट्रैवल, संघर्ष बढ़ गया, संघर्ष बढ़ गया, हैप्पीनेस तो हो रही है। हाँ, तो उस टाइम मेरे को लगा, मैंने कहा यार क्यों हो रहा होगा। क्योंकि देखो हर टैटू को ना 2-3 घंटे बाद वॉश करना होता है, साफ करना होता है, वरना उसकी स्किन जम जाती है। जैसे डॉक्टर हमारा ड्रेसिंग वगैरह नहीं करता, अगर नहीं करोगे तो पपड़ी जम जाती है। तो पूरी टी शर्ट गंदी हो रखी, गर्मी अलग लग रही। मैंने कहा मैं क्या करूँ। उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, रिलैक्सेशन थी, और मेरे को लगा कि यार उस टाइम मुझे समझ आया कि वो सपने सक्सेसफुल है जिसमें मेहनत है, और सक्सेसफुल जो सपने होते हैं ना वो ईजी नहीं होते। क्योंकि ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम था और मैंने इसके लिए बहुत चीज़ें सफ़र करी, और आगे भी मैं बहुत सफ़र करता रहूँगा। अब मेरे को लेसन मिल गए लाइफ के। तो भाई जो आप टैटू करवाते हो, इतने फेमस आर्टिस्ट है, वो पैसे चार्ज करते हैं? सबके सेशंस अलग अलग के चार्ज करते हैं। जैसे कि कोई 12 घंटे के हिसाब से लेता है, कोई सेशंस के हिसाब से लेता है, कोई आर्ली के हिसाब से चार्ज करता है। तो मैंने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा टैटू आप बैक पीस कह सकते हो कि अगर पाल वाला वही। हाँ, क्योंकि 4-5 लोग थे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की है। अरे तेरी। हाँ, बट इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है जहाँ आपके मन की चीज़ें ना हो। आज के टाइम में लोग इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं। मेरे टैटूज में इन्वेस्टमेंट है जो साथ में जाएंगी चीज़ें, मेमोरी। तो भाई पूरी बॉडी पे कितना इन्वेस्ट कर यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ना देखो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट का हाथ पे आप दे दो कि पूरी बॉडी पे टैटू बना दो, मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ। नहीं, तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना कि यार ये हो सकता है कि घर आ सकता है, पूरा आ जाएगा आराम से। मतलब ये लगा लो 20+30 तक क्रॉस जा सकता है अगर मैं अपने 5 साल की मेहनत है। 30 लाख। और मैं जान सकता हूँ जैसे तुम्हारा टैटू वाली फील्ड में घुसने से पहले, टैटू कलेक्टर बनने से पहले, हाउ वाज योर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस? मेरी फैमिली कंडीशन नॉर्मल थी, मतलब ये नहीं बोल सकता, बट हाँ ये है कि मैंने अपनी फैमिली को मुझे सपोर्ट किया, माय फैमिली इज आल्सो सपोर्टिंग मी। तो इतना ज़्यादा मुझे चीज़ों के लिए प्रॉब्लम फेस आउट नहीं हुई। तो इनिशियली पैसे तुम घर से लेते थे? घर से ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हो कि लाइक थोड़े बहुत और थोड़े बहुत मेरे। तो वो चीज़ चलती रही एज अ बैलेंस, क्योंकि मैं काम भी करता था अपने डैड वगैरह के साथ, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती थी। और पेरेंट्स वगैरह को पता था कि इसको खुशी मिलती है। बाकी मैं आज भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है। तो वैसे वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं, बट सुनाना नहीं छोड़ते। क्योंकि मेरे को लगता है ना कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं समझते, या मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाता। तो सभी लोगों से मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको पहले उनकी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर वो आपकी चीज़ मानेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स का राइट है कि वो आपको बोल सकते हैं, बाकी वो चीज़ें आप पॉजिटिव ले जाओ, ठीक है। और आप बोल के कभी भी उनको मत प्रूफ करो, आप उनको करके प्रूफ करो। मतलब टिल एंड मुझे 5 साल बाद लगा टाइम कि मैं उनको, जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए, मेरे अवार्ड्स वगैरह आए,
उन चीज़ों के बाद उनको पता चला। आज आप यहाँ भी आ गए तो वो बहुत खुश होंगे। मतलब ये लगा लो कि उनको ना वो चीज़ नहीं जानना कि तू कितनी बड़ी जगह जा रहा है, उनको बस ये हो रहा है कि ये भाग रहा है, उनको इस चीज़ की बहुत खुशी है। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि आपके अंदर खुद के अंदर नहीं, बट आप जा रहे हो सिर्फ शो ऑफ के लिए, बट उनको पता है कि मुझे खुशी कितनी मिलती है, तो टिल एंड उनको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पता है, तो उससे वो मान जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो भाई इससे आप अर्निंग कैसे कर रहे हो? जैसे मैंने कुछ ब्रांड का मैंने अभी कुछ टी शर्ट ब्रांड्स वगैरह का हूँ, तो और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टैटू ब्रांड है डर्मलाइज, मैं उसका स्पॉन्सर्ड मॉडल हूँ, इकलौता इंडिया का पहला बंदा हूँ जो उससे स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, तो वो मेरी लाइफ की अचीवमेंट है। बाकी अभी ये सीन है कि अभी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट वो फील नहीं होती, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइक एज अ स्लेव वर्क करना और एज अ पैशन वर्क करना, पैशन में थोड़ा कम पैसा मिलता है, एज अ स्लेव में ज़्यादा मिलता है, बट आप उसमें अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कलेक्ट नहीं कर पाते। ये चीज़ का बहुत बड़ा रोल। भाई ये बताओ, एक तो हो गया टैटूज कराना, पियर्सिंग का क्या सीन है? जैसे तुमने बताया कि ये तुम्हारे कान में जो है इतना मोटा एक होल है, दोनों में है, तो ये कितना डिफरेंट है टैटू से? ये बॉडी मॉडिफिकेशंस में आता है, जैसे कि आप अपनी बॉडी मॉडिफाई कर रहे हो, तो अफ्रीकन वगैरह देख सकते हो आप, जो मुंह पे इतना लगाते हैं, जो गर्दन पे इतना लंबा लगाते हैं। तो इनमें क्या होता था कि जो हमारा ये, अगर मैं इस चीज़ के पूरी चीज़ों के लिए बात करूँ, चाहे वो टैटू हो चाहे बॉडी मॉडिफिकेशन हो, तो वो क्या होता है कि आपकी पेन टॉलरेंस बढ़ाता है, आपकी पेन टॉलरेंस बढ़ती है, ठीक है, आपका माइंडसेट इंप्रूव होता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लाइक जो लोग मुंह पे करा लेते थे, तो जिसका जितना बड़ा होल होगा मुंह का, वो उतना ही बड़ा उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती थी, क्योंकि वो पेन टॉलरेंस दूसरों से ज़्यादा ले रहा है। और कान में भी कराते थे, तो ये बॉडी मॉडिफिकेशन में आते थे। लोग आईबॉल टैटू करा लेते हैं और सिलिकॉन्स वगैरह डाल लेते हैं, आपने देखा होगा कि हेड पे हॉर्न्स लगा लिए, पियर्सिंग्स करा ली। मतलब एक पियर्सिंग होती है नॉर्मल, एक होती है फेस पियर्सिंग में मॉडिफिकेशंस कराना, कि आप कितना मॉडिफाई कर सकते हो अपने आप को, तो उन चीज़ों में आती है। तो ये मैंने खुद से करी है, टूल्स थे, करता रहा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले होती है नॉर्मल पियर्सिंग, आप लोगों ने करा रखी होगी, तो वो नॉर्मल होती है। उसके बाद टूल्स आते हैं, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, तो वो धीरे 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 आप इसको आप इतना बड़ा कर सकते हो कि मेरा एक हाथ चला जाए। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कुछ लड़कों का इतना बड़ा भी होता है कि ये होल है और इतना लटका हुआ है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे इतना डिसेंट लगा तो मैंने इतना ही कर लिया। भाई ये जो आपके मुंह के जो अंदर टैटू, इसके बारे में बताओ, ये कैसे पॉसिबल और ये कैसे कराया है? ये अभी मैं बैंगलोर का इवेंट किया था मैंने। तो एक होता है ना कि लाइक आप दूसरों लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हो। जैसे फॉर सपोज मैंने 5 अवार्ड मार लिए, पुराने टैटूज करा लिए, अब क्या मैं उनके बदौलत थोड़ा जीऊँगा, या उनके बदौलत मैं थोड़ा लोगों को बोलूँगा कि मैंने इतना कुछ करा हुआ है। तो मेरे अंदर हमेशा एक रहती है क्यूरियोसिटी कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो इंडिया में ना माउथ टैटू करवा नहीं रहा लोगों ने, अब करा रहे हो बात अलग है, अब लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार कि लोग ऐसा कुछ करूँगा ना जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, सोची भी ना होगी। हाँ, ये कर दूंगा। तो ये तो अलग है भाई, यहाँ पे टैटू। तो भाई ये अच्छा, ये दो चीजें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं यार। एक तो हो गया कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एक हो गया यार आई वांट टू बी यूनिक, मुझे सब लोगों से अलग बनना है, ये भी एक मोटिव है। ये आप बोल सकते हो कि जो अपने आप को एक अच्छा बनाने वाला माइंडसेट है कि मैं और कितना अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि वही मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कलेक्ट करेगा। पर आपके अंदर वो भी है कि लोग जैसे टैटू इसलिए भी कराते कुछ लोग कि लोग देखें भी, नहीं, नोटिस ज्यादा करें, वो भी आपके अंदर है टेंशन के लिए। ये ना बहुत बड़ा एक मिथ है कि ऐसा ठीक है। देखो इन बिटवीन पहले क्या लगता था कि बहुत अच्छा लगता है यार कि स्मार्ट बंदा है, बंदा घूम रहा है, एक अच्छे हेयर स्टाइलर या कोई स्मार्ट बंदे को भी कर लो, एक बंदे ने बोल दिया भाई आपके टैटूज बहुत अच्छे हैं, एक बंदे ने बोल दिया आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे, कितने लोगों से आप सुन लोगे, आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। और फिर पता है क्या है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, चीज़ की वैल्यू। जैसे फॉर सपोज मैं आज आप लोगों को दुनिया की बेस्ट चीज़ पकड़ा देता हूँ, जो आपका ड्रीम है, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। वो पता बेस्ट कब होगी, जब आप उसको कभी कभार करोगे। जैसे फॉर सपोज आपका बेस्ट बाइक लेने का सपना है, जिसका बेस्ट बाइक लेने का सपना होगा, वो सिर्फ अगर हफ्ते में 1 दिन चला रहा है ना, तब उसकी स्पेशलिटी है, जब उसकी खुशी है। अगर वो डेली चलाएगा ना, डेली कितने बंदों से सुन लेगा वो। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से कि देखो जो चीज़ आपके हाथ में कंट्रोल्ड है, फॉर सपोज मेरे हाथ में कंट्रोल है कि भाई मुझे इंटेंशन ईजिली मिल जाता है, तो वो जब करूँगा ना जहाँ मुझे ज़रूरत है। अब मैं यहाँ टी शर्ट उतार के घूमने लग जाऊँगा तो क्या वैल्यू रहेगी, मेरे आर्ट की क्या वैल्यू रहेगी। इसीलिए मैंने कभी भी कोई वीडियो ऐसे नहीं बनाई कि पब्लिकली, बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हें पब्लिकली बनाना चाहिए, क्योंकि यार मैंने उस चीज़ के लिए नहीं बनाया कि मैं बाहर जाके नंगा घूमूंगा या लोगों से टेंशन मिलेगी, नहीं, ये मैंने खुद के लिए कराया था। तो मुझे जब ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत जब हो तब करोगे, तो उस चीज़ की वैल्यूज़ बढ़ती है। बात तो सही है भाई। तो कंट्रोल वाली चीज़ें हैं मेरे हाथ में, ये चीज़ें कभी कभार करता हूँ। भाई आपका फेवरेट टैटू कौन सा है अपनी? फेवरेट टैटू मेरे सारे ही हैं,
ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि, क्योंकि देखो सब आर्टिस्ट ने अपना एफर्ट लगाया है। किसी का 6 साल का एक्सपीरियंस था, किसी का 10 साल का था, किसी का 7 महीने का था। तो जो आर्ट की जो डेफिनेशन होती है ना भाई, वो होती है अच्छा और बुरा, और लाइफ की भी सेम डेफिनेशन है, अच्छा एक्सेप्ट करो तो बुरा भी करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे सारे टैटूज अच्छे। भाई आपने कुछ टैटूज आपने बताया कि इसलिए बना रखे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं सेल्फ मेड टैटूज मैंने कर रखे, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये किसी ये मिनियन पर्पल वाला, और ये वाला भी मैंने खुद से करा हुआ था। और बीच में ना लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ था। तो मेरी ना उस टाइम में तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड से मशीन मंगा ली, वो पास में था, नियर बाई था, वो भी अभी सीख रहा था। तो मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे को अप्लाई भी करना था बुक पे। तो ये जो सारे डॉट्स देख रहे हो ना आप, ये सारे खुद से किए हुए मैंने। तो मैंने जैसी मशीन उठाई, और मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है, जो था उसका फीलिंग वगैरह खुद से करी थी। तो मैंने जैसी मशीन उठाई ना, अब यकीन नहीं मानोगे, मेरी तबीयत ठीक होगी। मतलब भाई बुखार ठीक हो गया मेरा। मतलब मुझे खुद नहीं पता चला क्यों हो गया। और फिर मैं टैटू करता गया, जैसे टैटू खत्म फिर तबीयत खराब होगी। तो तब जाके भी मुझे समझ आया, मैंने कहा यार ये माइंडसेट का ही गेम है सब कुछ। है तो सारे इंसान, अब वो अलग क्यों कर रहा है, ये अलग क्यों कर रहा है, सब माइंडसेट का गेम है। कभी आपने नोटिस किया है जब आप घर से खुश होकर निकलते हो तो सब चीज़ें कितनी सुंदर निकलती है, और घर से किलस के निकलो तो सब चीज़ बुरी लगती है। तो टिल एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है खुद सेल्फ, सब कुछ खुद से जुड़ा हुआ है, अच्छा भी बुरा भी परेशानी भी, कुछ भी उठा लो यार। तो बेस्ट पार्ट है यार, अपने आप पे ध्यान दे लो। मैं आपके ना पर्सनल एक्सपीरियंस वाले पूछ रहा था कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट हो और उसके ऊपर आपने टैटू बना लिया, वो इंसिडेंट बताओ। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट कैसा इंसिडेंट, मतलब अभी मैं बताता हूँ। कुछ मेजर हुआ हो फिर आपने सोचा यार टैटू बनवा लेता हूँ यार इसके ऊपर। राइट। तो अभी जो मेरी दादी है, तो मैं सबसे क्लोज हूँ अपनी दादी से। तो कहते हैं ना जब इंसान की लास्ट टाइम की स्टेज आ जाती है तो तब आपको प्यार आता है उस पर। तो यहाँ पे मेरे को टैटू का सेशन कराना था, आर्टिस्ट अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले रखी थी, सब कुछ फिक्स था। तो दादी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, डॉक्टरों ने बोल दिया कि घर ले जाओ, सेवा पानी करो इनकी जाके, जो भी कर सकते हो। तो मैंने कहा दादी को मैं सरप्राइज़ दूंगा, मरने के बाद तो दुनिया बनवाती पोर्ट्रेट, मैंने कहा पहले ही बनवा लूँगा। तो मेरे पास छोटी सी जगह बची थी, तो वहाँ पर मैंने ना दादी का पोर्ट्रेट करवाया। और अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने दादी को सरप्राइज़ दिया ना, उनकी तबीयत ठीक होगी भाई, वो आज भी हेल्थी है। और मैं उनको हमेशा फील कराता हूँ। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा यार ये चली जाएंगी तो इनके साथ जो मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये मूवमेंट्स है, वो मैं साथ में देना चाहता हूँ इनको, क्योंकि वो कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं ना पुरानी यादें, पुराने टाइम की यादें होती हैं, या जब हमारा नया जन्म होता है, ये हिंदू महत्व में जो भी है मैथोलॉजी में, तो हमारी मूवमेंट हमारे साथ हमेशा रहती है, यादें, तो ये कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने कहा साथ में दूंगा यार इनके, पोर्ट्रेट वगैरह कराए और वो ठीक हो गई। तो ये था इंसिडेंट बेस्ट की। और अभी भी ठीक है? अभी तो ठीक है, डांस वांस करती है, आप लोग देखना यार, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, डांस करती है और क्यूट भी है वो। तो आप लोग ऑसम यार, ये क्या बात बताई तूने यार। तो यही है, मतलब मेरे को लगता है कि यार अभी जब जैसे मैं दादी के साथ रह रहा हूँ ना, तो उनकी एज 100 है। 100 है उनकी, और अब उनको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए सिर्फ प्यार। तो अभी जो मेरी दादी है उनके साथ रह के मेरे को लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन मिला है कि अभी हम यंग हैं, अभी हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे धीरे एज बढ़ती जाएगी ना, आपको सिर्फ अपना हेल्थ दिखेगी, आपको सिर्फ वो टाइम दिखेगा, आपको सिर्फ प्यार कलेक्ट करना होगा। क्योंकि मेनली ये होता है कि पैसे बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, वो मैं मना नहीं कर रहा, मैं ऑफेंड भी नहीं करता कि पैसे मत कमाओ, ये मत करो, बट आप साथ में ना मूवमेंट भी कलेक्ट करो। क्योंकि जब टिल एंड जाओगे ना, तो आपसे पूछा खुद से जाएगा कि तुमने करा क्या है, क्या सिर्फ तुम पैसे कमाने में लग गए, क्या तुमने उन लोगों के साथ भी कलेक्ट किया है। क्योंकि देखो यार, मेरी दादी को ना आज मैं 100 रुपये भी देता हूँ, खुश हो जाती है, पर रियलिटी में क्या है वो 100 रुपये, कुछ भी नहीं है। बट उनको प्यार जो है ना, प्यार वो जब मिलता है ना, तो वो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो टिल एंड मैं कह रहा हूँ भाई कि जब आपकी एज फैक्टर बढ़ने लगेगी ना, सब आपको प्यार ही काम आएगा। पैसा सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता, आपको बचा नहीं सकता, बट जो आपकी जो रियल हैप्पीनेस है ना, माइंडसेट। मैंने कई बुक्स पढ़ी है जिसमें बंदे ने माइंडसेट से अपना कैंसर ठीक कर लिया, माइंडसेट से चीज़ें ठीक कर ली। और कितने लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि देखो मैं रोड साइड पे डेली जाता हूँ, डेली लोगों को देखता हूँ, कभी कोई क्रैश हो रहा है, कभी कुछ क्रैश हो रहा है, ठीक है, और कितने लोगों के सपने हैं। बट टिल एंड मैं चाहता हूँ कि लाइक जो मेरी जो मूवमेंट है, जो मैं जिनके साथ प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ वो कलेक्ट करूँगा। क्योंकि मुझे जो लाइफ के फैक्टर्स है ना, वो समझ आने लग गए, सिर्फ मूवमेंट्स कलेक्ट करो,
वो बहुत अच्छा है। पैसे भी कलेक्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, तो शायद में वो भी ज़रूरी नीड्स भी हैं, बट साथ में मोमेंट्स कलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि पैसा कमाते कमाते लोग भूल जाते हैं कि हमें वक्त भी बिताना है। वो वक्त छीन लेता है। पैसा आपको मिलेगा पर वो आपको वक्त नहीं मिलेगा। भाई बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी सोच है भाई तुम्हारी कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। वही इन दी एंड मैटर करता है, वही प्यार, वही मोमेंट्स हैं जो तुम्हें लाइफ में आगे जाके याद आएंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे। पता क्या होता है, देखो कभी भी ना प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मैं सच्ची बताऊँ, मैं ये नहीं बोलता कभी कि भाई तुम ये चीज़ कर लो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। भाई वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बट जैसे फॉर सपोज आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ कल या परसों कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है करने के लिए कि मैं कर तो रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास सोर्स ऑफ लिविंग तो है, मेरे पास ये जरिया तो है कि मैं क्या करना है। तो वो चीज़ मैटर करती है। देखो अगर आप अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हो ना, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो आपके पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो आपके सपने हैं, वो खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। बट सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। पैसे के पीछे भागोगे तो दूसरी चीज़ों से दूर हो जाओगे। मैंने स्टार्टिंग में कभी भी नहीं करा, और ऐसा नहीं कह रहा कि यार पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, बट अगर मेरा पैशन आ गया ना तो भाई तब मुझे कम में मिल जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि मैं काफ़ी कॉर्पोरेट लोगों से मिला हुआ हूँ, और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग हैप्पी नहीं है, 3-3 4-4 लाख कमा रहे हैं, लोन्स है और EMI चल रही हैं, सिर्फ लग्जूरियस लाइफ दिख रही है। और वहीं मैं एक बंदे को देखता हूँ जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जो लोग कम चीज़ों में मैनेज कर रहे हैं। तो रियलिटी तो मेरे हिसाब से यही है कि यार तुम कलेक्ट भी क्या कर रहे हो यार। जितने बड़े शौक, आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज मेरा सपना हो कि मेरे को लाख रुपए कमाने हो, बट मैं ये चीज़ भूल जाऊँगा कि भाई लाख रुपए कमाने के लिए कितनी घिसवानी पड़ेगी। ये लोग सोचना बंद कर देते हैं। स्कूल फैक्टर्स में क्या होता था कि 10th पास के बाद सोचते थे, 11वीं पास के बाद सोचते थे कि 12,000 की जॉब होगी तो भाई टाई वाई पहन के, बट जब रियलिटी ऑफ लाइफ है ना वो अलग है भाई। लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो, प्रॉब्लम उसी के हिसाब से होगी। सही बात है। ये गलत फहमी है कि भाई इसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, फलाना है, ढिमकाना है। खुद देखो कि तुम्हारे पास क्या है। क्योंकि भाई मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके साथ लाइक मेरा सपना था कि आईफोन लूँगा, आज नॉर्मल है आईफोन। मेरा था कि मैं कोई अच्छी स्कूटी लूँगा, वो नॉर्मल हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, मैंने कहा वो चीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रही। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। ये सब भाई टेम्परेरी प्लेजर्स हैं। अल्टीमेटली आपको मेन सोर्स ढूंढनी पड़ेगी जो आपको हमेशा, जो आपको खुशी देती रहे। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, और वो चीज मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होती। वो ना कोई भाई गाड़ी, बोर हो जाओगे थोड़े वो टाइम एक बाद। ऐसी चीज होगी जिसके लिए तुम लगेगा कि हाँ आई हैव सेटल्ड फॉर इट, मैं वो चीज बार बार करूँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ, और पता है आपको कि जैसे कि हर किसी को रिजल्ट अलग अलग क्यों मिलता है। हर किसी को बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी की मेहनत भी अलग अलग है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जब 5 साल बाद मुझे जो चीज़ें मिली थी, वो पता है कब की टाइम की सोची हुई थी। जो मैंने पहली बार सोची थी वो मुझे 5 साल बाद चीज़ें मिली। सैसे वो 10 साल बाद भी मिलती, पर वो मुझे मिली 1 साल जब मैंने पहले मेहनत करी थी। सोचा था कि मैं एक बंदे को इन्फ्लुएंस करूँगा, और आज भी मेरी वही है कि मेरे को एक बंदे को इन्फ्लुएंस करना है। बेस्ट है। ज़्यादा की बुक हमेशा डिसअपॉइंट करती है आपको खुद पे। आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मेरे को ज़्यादा ग्रीडीनेस रहेगी तो चीज़ों की लिमिटेड रहे, चीज़ें रहें, अपने साथ में चीज़ें करते भी रहो। भाई आपने बताया कि पहले आपके फेस पे टैटू नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपने फेस पे भी फिर सोचा कि टैटू कर लेता हूँ, तो क्या हुआ? मैं एक्चुअली रिलेशन में था, तो एक होता है कि सामने वाले बंदे की भी नहीं है पर्सपेक्टिव की गलती, जो इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका सिर्फ माइंडसेट ये था कि तुम फेस पे मत कराना वरना शादी में प्रॉब्लम आएगी। ये होता है कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है। तो बट ये ना सिर्फ एक फाउंडेशन है जो कि मैंने खुद बनाई थी, वरना मेरे टैटूज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा मेन नेचर है। ये तो एक तरह की बॉडी शेमिंग होगी ना कि मेरे टैटूज डिस्क्राइब करेंगे मेरी पर्सनैलिटी कि भाई ये बंदा गलत है। तो रिलेशन में ना बहुत टाइम देना पड़ा, तब मैं ना कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती गई। मेरी चीज़ें ना ज़्यादा सामने आने लग गई जो कमियां नहीं थी। ठीक है, एक लेवल पे आके इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया सामने वाले इंसान ने मेरे को कि मुझे ही बैक ऑफ करना पड़ा। लोग आपको इतना इरिटेट कर देते कि आप खुद बैक ऑफ करो, लोगों को मौका ना मिल जाए खुद पे कि मैंने किया। तो जैसे ही मेरा ब्रेकअप वगैरह हुआ तो फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार अपने आप को टाइम देना ज़्यादा है। जैसे मैं हफ्ते में सोचता हूँ कि मैं उसके लिए क्या सरप्राइज़ करूँ, क्या चीज़ें करूँ, अब मैं अपने आप को टाइम दूंगा। उसके बाद से 3 हफ्ते में मैंने अपने फेस के पूरे राउंड पे टैटू करा लिए थे, और यकीन नहीं मानेगा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली जो कि मैंने इतने सालों से दबा रखी थी। मैं सभी लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रिलेशन गलत नहीं है, बट आपकी चीज़ें अगर रुक रही हैं तो वो टाइम आप दोबारा नहीं ला सकते, जो कि मैंने छोड़ दिया था।
शायद से मुझे इससे, बट ये भी लेसन है, मैं उस बंदे को थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने भी मेरे को लाइफ के लेसन दिए हैं। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, बट हाँ मेक द एंड, जब अब मुझे चीज़ें समझ आ रही है, वो सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, एज बढ़ रही है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है बस, और उनको किस चीज़ से मैं खुश कर सकता हूँ, अब मुझे ये चीज़ समझ आती है। तो ये एक कह सकते हो लाइफ का लेसन है। अब राइट नाउ अब सिर्फ मुझे ये चीज़ें नज़र आती है, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं आती नज़र, अप्रोचेस आते हैं, बट मुझे ये चीज़ आती है कि रिलेशन टाइम मांगता है, राइट, बहुत और टाइम ये भी होता ही है कि भाई किसी और की वजह से ना आप अपने शौक मार लेते हो या जो मन है वो नहीं करते, होता है रिलेशन। ये फैक्ट है। देखो क्योंकि पता क्या होता था, जब मैं जाता था उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा टैटूज होते थे, पर थे तो अट्रैक्शन मुझे मिल जाती थी, तो मैं सामने वाले पार्टनर को अट्रैक्शन नहीं मिलती, तो उससे भी प्रॉब्लम होती थी तो ये भी इशू होता था। तो मुझे भाव मिल रहा है और खास लड़की को ना मिले ना तो भाई तो वो कहते थे कवर होकर निकला करो, दिक्कत है तो भाई। ये चीज़ें होती थी। बाकी मैं ये बोलूँगा भाई, अगर आप कुछ हो तो लोग अपने आप आएंगे भाई, क्योंकि तिल लैंड लोगों को चाहिए सक्सेसफुल पर्सन, तो उस तरीके से बनो ना, चाहे उस बंदे के लिए मत करो, बट एक मॉरल ले लो कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनना है, मेरे साथ लोग अट्रैक्ट हों, चीज़ें खींचे, बट आपको बनना पड़ेगा वैसे। सही बात। भाई अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया भाई की टी शर्ट उतरवाई जाए और वो नेपाल वाला बैक पीस भी देखे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो इनकम्प्लीट है, अभी 2 सेशन बचे हैं, उसके भी इतने सालों से। ये लगा लो कि एक बैक पीस को कंप्लीट करने के लिए 4 से 5 सेशन लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पीस है। तो अभी मैंने पूरी बैक कवर्ड है, हाँ बम्स तक दिखाओ ना भाई, दिखाओ। भाई बम्स कवर है, तुम्हारे चेहरा कवर है, डू यू हैव अ टैटू ऑन योर डिक आल्सो? ना, वो मैं रिवील नहीं कर सकता, वो सीक्रेट है। मैं रिवील नहीं करना है, तो पूछ रहा था मैं कि है कि नहीं। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, मैं रिवील नहीं कर सकता, मतलब वो एक सीक्रेट है, वो मैं बता ही नहीं सकता। मतलब वो एक तरीके से ये कह लो कि मैंने बचा रखा है, मतलब वो चीज बचा रखी है। वो शेड का 3% वही है। चलो उतारते टी शर्ट उतारते, दिखा क्या सी। आ जाओ भाई, 3 2 1 चालू। अरे भाई क्रेजी क्रेजी भाई खड़े मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ भाई ये दादी का, ये जो जगह थी ना, ये दादी का पोर्ट्रेट जहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे एक टैटू बनना था, जैसे कि मैंने पहले बताया, बट मेरे पास जगह नहीं थी। और बाइलक कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो चीज़ें अपना आप होनी शुरू हो जाती है, तो मुझे जगह भी बहुत अच्छी मिल गई। पहले तो यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह के लिए नहीं हुआ, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए जगह नहीं है, वरना इतना बड़ा होना था, तो यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ ब्लैक कलर कर रखा था, तो यहाँ कराया फिर मैंने। तो फिर उसके बाद लाइक उससे पहले ये वाला था, तो ये जब मैं करा रहा था ना, मैं रो रहा था, मेरे पे वीडियो भी पड़ी हुई है। तो जब मैं करवा रहा था यहाँ पे, तो रशियन नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, आपको पेन हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो टैटू करने में इंटरेस्टेड है, वो नहीं करेंगे भाई, उनको नहीं है मतलब, उनको आर्ट वर्क देने से मतलब है, और ये चीज़ गलत नहीं है। तो मैं रो रहा, कह रहा वाई आर यू क्राइंग सिद्धार्थ, मैंने कहा 13, कह रहा आई कैन लीव इफ़ यू आर इरिटेट मी। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना हमेशा ये मैटर करता है कि आप सामने वाले बंदे को इरिटेट मत करो, पर जगह ऐसी थी, सांस भी लेनी है, रोक के भी रखना है, तो वो चीज़ें थी। और ये कुछ नेपाल के आर्ट वर्क्स हैं, लाइक ये सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ पे होता है? निपल, रेब्स और हेड बोल सकते हो, और ये आँख के ऊपर वाला पार्ट बोल सकते हो, कान वाला पार्ट है, वैसे तो बहुत अलग अलग। रिकवरी में कितना टाइम लगता है? रिकवरी में अब तो आदत हो चुकी है, अब तो मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ, आफ्टर केयर वगैरह भी, तो अब मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। तो लगा लो कि 45 डेज़ एक टैटू को सेटल होने में लगते हैं। स्कैब होने में अगर आप अच्छी तरह केयर कर रहे हो तो 1-2 हफ्ता स्कैब निकल जाता है, अच्छी तरह वॉश कर रहे हो तो। बाकी 45 डेज़ का होता है कि स्किन को पूरा सेटल होने में टाइम लगता है। 45 डेज़ बाद ही नेक्स्ट सेशन आप करा सकते हो। भाई बैक, टाइम फॉर द बैक पीस, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। भाई एक बार कैमरा पीछे काली माँ है। हाँ न्यूड काली, अच्छा न्यूडिटी यहाँ तक है। एक मिनट नीचे मत जा भाई पूरा। अरे तेरी, ये तो आर्ट है, ऑसम ऑसम ऑसम। दिखाना भाई इधर भी। अरे यहाँ पे ना इनकी न्यूडिटी है, अगर आप देखोगे ना, चेस्ट वाला पार्ट है, आर्ट दिखा। ये वाली जगह, ऑल राइट। क्योंकि नाइस यार। अब मेरे लिए बॉडी एज अ कैनवस है, तो एज अ बम्स न्यूडिटी खत्म हो जाती है, जहाँ पे आर्ट आती है ना वहाँ न्यूडिटी खत्म हो जाती है। दैट्स वाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बम्स वगैरह, क्योंकि पूरा आर्ट है। यहाँ पे अभी रिसेंटली आप ऊपर का फेस पार्ट देख रहे हो, ये ज्वेलरी वाला पार्ट में भी कंप्लीट करवा के आया हूँ। अभी और क्या क्या होनी है? अभी इसमें कलरिंग शायद से हो सकती है, और ये जो बम्स वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बम्स वाले पार्ट में एक सेशन बचा हुआ है। अच्छा भाई तुम तो रियल टैटू कलेक्टर हो, नेक्स्ट लेवल। ये तो भाई, देखिए ये तो वैसे बहुत ही तगड़ा टैटू है पीछे। ओ भाई, ये एनाबेल
ये होगा, ये आपने एंशियन आर्ट में देखा ही होगी। भाई ये अमरीशपुरी लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ये हमारे जो अफ्रीकन बंदे होते थे जो फेस पे टैटूज कराते थे, तो उनको डिफाइन करने के लिए ये वन ऑफ माय बेस्ट कैरेक्टर हीथ लेजर बैटमैन। और ये तो नन पता ही होगा आपको। और ये ब्रैड पिट फाइट क्लब। और ये फ्रैंकेनस्टाइन है। ब्रैड पिट क्यों कराया हुआ है? ये वन ऑफ माय फेवरेट हीरो है। अच्छा। हाँ, तो ये करा, ये फ्रैंकेनस्टाइन है। ये स्विट्ज़रलैंड का आर्टिस्ट था, उसने इंडियन कल्चर को फॉलो करके बनाया है, स्नेक विद पिकॉक। और ये टाइगर है। ये सबसे छोटा पोर्ट्रेट है मेरी बॉडी पे डाली का, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। ये वाले कुछ आर्ट वर्क्स हैं। और यहाँ मैंने अपने मॉम डैड के सिग्नेचर कराए हैं, क्योंकि मैंने दादी का पोर्ट्रेट कराया था, जगह बची नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे सेम एग्जैक्ट कराया मैंने, जैसे मॉम डैड को भी सेटिस्फाई करना, चलो आपके साइन करा लेता हूँ। भाई लूनी टून्स भी बनवा रखे हैं। मतलब मुझे कार्टून भाई कैरेक्टर बहुत पसंद। शिनचैन भी बनाया हुआ है भाई ने। अरे भाई ये मिस्टर बीन भी है ऊपर तुम्हारे यहाँ पे। हाँ, यार तुम्हारी बॉडी को तो देख भाई, पीछे इसके पीछे यहाँ ये पे बबून है। इसके सबसे बड़े तीत होते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एनिमल। ये लॉयन के बच्चे को उठा के ले जाता है। मतलब अभी तक के सबसे बड़े दांत होते हैं इसके, लॉयन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं इसके बबून के। तो ये है। बाकी मेरे पैर। और शिनचैन क्यों कराया? शिनचैन मैंने इसलिए कराया था क्योंकि उसकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कोई लिमिटेशन नहीं। मुझे आज भी कार्टून्स पसंद है, मैं आज भी एनिमे वगैरह देखता हूँ। तो उन चीज़ों में ये होता है कि पॉलिटिक्स नहीं होता, खुशियाँ होती है, कुछ मोमेंट। तो बदतमीज है वैसे कार्टून, ये कह सकते हो कि नटखट है बहुत ज्यादा, बच्चों में बदतमीज। भाई की तरह ही है, भाई भी नटखट ही है, टैटू को लेके चटक आदमी है। मतलब अपने में बेस्ट था वो। शिनचैन अपने में बेस्ट था, चाहे कैसे भी था, एक कैरेक्टर था। और वो रियल स्टोरीज भी हैं उसकी। जापान वगैरह में तो उसके और भी ओपन चीज़ें दिखाते हैं, बट यहाँ तो नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे बिगड़ जाएंगे। बट अच्छा है कैरेक्टर बहुत, अगर देखा जाए ना फनी वे में, तो अच्छा है वो। भाई मज़ा आ गया यार तुम्हारे साथ बात करके। तुम्हारी स्टोरी एंड तुम्हारी जो सोच है ना बहुत ऑसम है। बढ़िया है भाई। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो जनता है वो भी इंस्पायर होगी। योर वे ऑफ थिंकिंग कि हाँ अपनी फैमिली के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं लास्ट सभी से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ के रियल मीन करें तो कल के ऊपर मत रुको। कल सीरियसली नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है कि कल आएगा, कल करूँगा मैं। क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। उन लोगों के भी सपने थे, सारे लोग तो बुरे थे ही नहीं। तो मेक श्योर आप आज जो चीज़ करोगे ना वो आपका कल बनेगा, ये ट्रुथ है। और करते रहो, बस करते रहो, रिजल्ट का वेट मत करो, ठीक है? वो एक न एक दिन मिल जाएगा आपके मेहनत के हिसाब से। बाकी हम्बल रहो, क्योंकि अगर आप हम्बल नहीं हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप पोलाइट नहीं हो या आपका नेचर अच्छा नहीं है तो वो चीज़ वेस्ट है जो आप कर रहे हो। तो मेन सोर्स ऑफ है कि आप एक हम्बल पर्सन बनो, चीज़ें अच्छी करो। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से मैं सभी को बोलना चाहूँ। चीज़ वो करो जिसमें खुशी मिले। खुशी भी मिले, बट मेन क्या है ना कि आप किसी फील्ड में डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो ना तो वो फील्ड वेस्ट है, वो फील्ड बेकार है। एरोगेंसी और वो सब नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि पता है क्या सीन होता है कि ये मैं वाला वर्ड ना है ही, होना ही नहीं चाहिए। आप वाला चल जाएगा। सही बात। सही है यार भाई बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में से अगर कोई टैटू एंथुजियास्ट है या जैसे मेरे जैसे लोगों को भी पता करना है कहाँ अच्छा टैटू बनता है, कैसे, क्या मेजर, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए, तो मैं गाइड भी करता हूँ। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल भी है सिद्धार्थ गुसाई नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम भी सेम नेम है। तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं आपको डिज़ाइन तो नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपको आपके रेफरेंस के हिसाब से कि आपको करवाना क्या है उसके हिसाब से मैं आपको आर्टिस्ट रेफ़र कर सकता हूँ। तो आप डीएम करो मुझे, क्वेश्चन क्वायरी करो, क्योंकि मैं लाइव आता रहता हूँ और कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। आफ्टर केयर की वगैरह वीडियोज़ भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप देख सकते हो जाके। सही है भाई। भाई के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड भाई का इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पर भी बार बार आ रहा है, तो गो एंड हिट हिम अप। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लोगों के लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि मुझे टाइम दिया, क्योंकि मैं सबके टाइम के प्रीशियस होता है, सबका टाइम की वैल्यू होती है। आपने टाइम दिया मुझे, नहीं ये भाई, लाइफ की मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट है। भाई टाइम हमने ही नहीं, ऑडियंस ने भी आपको दिया है वीडियो देख के। इसको भी मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और आप लोगों को भी देना चाहूँगा क्योंकि सोर्स ऑफ आप इतनी दूर से आए हो यार भाई। हाँ, जब तुम्हारा टेक्स्ट आया तो मैंने सोचा भाई ये बंदा तो चाहिए शो पे। भाई, तो साथ में मिलके ही आगे बढ़ा जाता है ना। आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक स्किल है, दोनों ने कोलैबोरेट करा, ऑडियंस ने देखा, अब मज़ा आया। तो भाई अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया, थोड़ी सी वैल्यू मिली है, तो भाई इसको शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। दैट इज इट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।